144 भारत में इतिहास लेखन जो रहेगा इसका जो आ रहा है आज हमारा क्या है चैप्टर नंबर 11 या यूनिट नंबर आप कह सकते हैं 11 रहेगी हमारी बखर और बुरंजी। इसमें हम क्या करेंगे बखर और बुरंजी है ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या रहेगा आपका जो 11.3 है बखर ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बखर के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है 11.7 क्या है कुछ बुरंजियाँ या बुरंजी क्या होती है बखर क्या होता है या कुछ बुरंजियों के बारे में जैसे यहाँ पर कुछ पूछा गया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बुरंजिया क्या है उसके बारे में। और पहला जो आपका रहेगा बखर 11.3 और आपका क्या रहेगा 11.7 यही दो क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे बखर के बारे में देखेंगे, अगला जो रहेगा आपको उसमें बुरंजियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं बखर के बारे में। बखर के बारे में यहाँ पर क्या देख रखा है कुछ बखर के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा जो रहेगा 11.3 ठीक है 11.3 अगर क्या है बखर। देखो मराठा राज व्यवस्था के निर्माण में मराठा राज व्यवस्था के निर्माण जो था उसमें बखर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या बखर पहले होता क्या पहले बखर क्या है मराठी में लिखे गए गद्य हैं क्या है मराठी भाषा में लिखे गया क्या है गद्यात्मक चीज़ें हैं जिनको मराठा राज व्यवस्थाओं को लेकर के लिखा है। नहीं भाई महाराष्ट्र में जो मराठा होते थे उनकी राज व्यवस्था कैसे हैं उनके राजा कैसे होते थे उन्हीं चीज़ों को यानी उनके राजनीतिक प्रदेश कैसा उनका समाज कैसा उसी चीज़ें यानी कह सकते हो कि मराठी भाषा में लिखे गए जो गद्य हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बखर बोला जाता है क्योंकि वह कई महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज करते हैं। यानी जो बखर होता है उसमें कई सारी जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको दर्ज किया जाता है। ठीक है उसके बाद अगर देखेंगे ठीक है तो इसमें बखर में देखेंगे यद्यपि ये किसी निष्ठावान अधीनस्थ तथा शासक द्वारा लिखी गई रचनाएं प्रतीत होती हैं। यानी जो बखर होते हैं किसी निष्ठावान जो अधीनस्थ शासक रहते हैं उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं होती हैं। यानी जो बखर होते हैं जैसे बड़े बड़े राजा होते थे भाई मराठा जो शासक होते थे वे अपनी इन चीज़ों को रचनाओं को लिखवाते थे। इस प्रकार वंशानुगत पहचान ने इस प्रकार अगर देखोगे वंशानुगत पहचान ने क्षेत्रीय गौरव के साथ मिलकर के उन पर आधारित होकर के एक सामूहिक गौरव अतीत प्रदेश नहीं जो बखर होते हैं ज़्यादातर अगर देखोगे वंश की पहचान को लेकर के क्षेत्रीय गौरव को लेकर के आधारित होकर एक प्रकार के सामूहिक अतीत का निर्माण के नहीं बखर में अगर देखोगे तो वंशानुगत यानी राजा का वंश कैसे है या कह सकते हैं उसकी क्षेत्रीय गौरव कैसे है या कह सकते हैं उसका सामूहिक गौरव कैसा है उन सभी अतीत के बारे में क्या होता है बखर में लिखा जाता है। बखर एक प्रकार क्या है मराठी गद्य होता है जिसमें कह सकते हैं कि मराठी राजाओं के बारे में मराठी राज व्यवस्थाओं के बारे में वहाँ की संस्कृति के बारे में वहाँ की समाज के बारे में क्या होता है बखर में लिखा होता है। एक प्रकार का यह गद्य काव्य होता है जिसमें सारी बातें मराठा राज व्यवस्था के बारे में मराठी गद्य होते हैं। ठीक है नेक्स्ट हमारा जो पहला पॉइंट बनेगा आप इसको ध्यान से देखिएगा भाषाई और सामाजिक उत्पत्ति। यानी बखर की क्या है भैया भाषाई और सामाजिक उत्पत्ति के बारे में क्या है। देखो बखर गद्यात्मक ऐतिहासिक आख्यान है। बखर जो है उनको क्या किस में लिखा जाता है गद्य विधा में लिखे गए हुए ऐतिहासिक आख्यान हैं जिन्हें 16वीं शताब्दी में लिखा। नहीं बखर को क्या लिखा गया था बखर क्या है गद्यात्मक ऐतिहासिक आख्यान होते हैं जिन्हें 16वीं शताब्दी में लिखा गया था लेकिन इनमें से अधिकांश जो हैं उनकी रचना 17वीं शताब्दी नहीं ज़्यादातर जो बखर है उनकी कह सकते हैं जो गद्य हैं मराठी जो गद्य हैं वह लगभग ज़्यादातर 17वीं शताब्दी के आखिर तक लेकर के 19वीं शताब्दी तक लिखे गए। यानी बखर जो है उनकी लेखन की शुरुआत 16वीं शताब्दी से होती है लेकिन ज़्यादातर जो बखर हैं उनको क्या 17वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी के बीच में लिखे गए। ये जो आख्यान है इनकी संख्या लगभग 200 है। यानी जो बखर है इनकी जो आख्यान है उनकी संख्या कितनी है लगभग 200 बताई जाती है। लगभग यह 200 से ज़्यादा बखरों का जिक्र किया गया है। इनमें महान शासकों की जीवनी यानी बखर में क्या क्या लिखा रहता है जैसे महान शासक क्या होते हैं उनकी जीवनियाँ हैं प्रधान परिवारों की वंशावलियां होती हैं इन सभी का भी नहीं कह सकते कि जो बखर में क्या रहता है कि जो महान शासक होते हैं उनकी जीवनी है उनके परिवार कैसा उनकी फैमिली कैसे या उनकी वंशावली कैसी थी या इसमें प्रमुख युद्धों का यानी बखर में क्या था कि जो प्रमुख युद्ध होते हैं उनका भी विवरण दिया रहता है। बखर को मराठी एक गद्य शैली के रूप में नहीं बखर को हम मराठी के एक गद्य शैली के रूप में जाना जाता है जिसमें वास्तविक ऐतिहासिक मूल्यों के आधार पर साहित्यिक यानी कह सकते हैं इसमें वास्तविक चीज़ें हैं तथा इस चीज़ को साहित्यिक गुणों यानी कह सकते हैं इसमें साहित्य की भाषा में लिखी गई चीज़ें होती हैं जिनको हम कह सकते हैं बखर कह सकते हैं। बखर शब्द की उत्पत्ति ध्यान दीजिएगा बखर शब्द की उत्पत्ति को लेकर के कई दृष्टिकोण है। यानी बखर की उत्पत्ति कैसे हुई बखर क्या रहा है इसको लेकर के भैया कई सारे दृष्टिकोण है इतिहासकारों में जिनमें से कुछ का मानना है बखर अरबी शब्द का खबर से कह सकते हैं बहुत इतिहासकारों का मानना है जो बखर है अरबी शब्द में जो खबर शब्द
शब्द है उससे बना हुआ है, जिसका अभिप्राय सूचना या जानकारी देना होता। संभवतः इसका विकास अखबार से 17वीं या 18वीं शताब्दी में खुफिया सूचना के लिए प्रयुक्त होने वाला फारसी शब्द है। नहीं कह सकते जिस प्रकार से अखबार होता था 17वीं 8वीं शताब्दी में इसका नाम कि अखबार होता। अखबार क्या होता भैया? खुफिया सूचनाओं देने के लिए प्रयोग किया गया फारसी और अरबी शब्द है। एन.सी. जोशी ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहते हैं कि बखर अक्सर अधिकांश ग्रंथों की आखिरी में आता है। यानी एन.सी. जोशी जो है वो कहते हैं, बताते हैं कि जो बखर है वह अधिकांश जो ग्रंथ होते हैं उनके आखिर में आता है। संभवतः इसकी उत्पत्ति फारसी शब्द के कह सकते हैं कि बखर जो है इसकी उत्पत्ति जो है वह फारसी शब्द के खैर और बखैर से हुआ है। यह अंतिम भाग में आए अभिवादन का प्रतीत होता है। इसका तात्पर्य है सब कुछ कुशल है। यानी कह सकते हैं कि अरबी फारसी में देखोगे बखैर, यानी कहते हैं कि जिसमें भैया बखैर का मतलब बखैर यानी बखर जो बना है इसका मतलब क्या था? सब कुछ कुशल है। इसके विपरीत विद्वानों के एक अन्य समूह यह सुझाव देता है कि बखर का अनुवाद आख्यानिकी में जो खबर यानी अर्थात वार्ता या समाचार से भिन्न। यानी कह सकते हो कि जो बखर है उसका शब्द बखर का मतलब क्या है या बखर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको लेकर के जो विद्वान है या जो इतिहासकार हैं उनमें कई प्रकार के दृष्टिकोण और कई प्रकार के जो मत है वह प्रचलित हैं। उनको लेकर के कई प्रकार की बातें होती रहती हैं। भले इसका मूल कुछ भी रहा, यानी कह सकते हैं जो बखर है उसका मूल कुछ भी रहा हो। यह शब्द लगभग 1670 के दशक में निश्चित रूप से आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते। जो बखर शब्द है इसका प्रयोग 1670 के दशक में होने लगा था, जब मराठा संप्रभु शासक शिवाजी के विषय में आधिकारिक संस्कृत शब्दकोश को तैयार किया गया था। तो राज्यकला के रूप में इस्लामिक पदों के अत्यधिक प्रयोग को कम किया जा सके। यानी कह सकते हैं कि जब शिवाजी का राजकाल आया था उस समय संस्कृत भाषा के शब्दकोशों को बहुत ज़्यादा जोर दिया, तो जो इस्लामिक शब्द थे इस्लामिक शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं किया जा सके, इसलिए क्या हो सकता है कि वहाँ पर बखर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। अधिकारी तंत्र में शामिल अधिकांश लोग फारसी भाषा के परिचित थे। यानी कह सकते जो मराठा था, जो मराठा राजवंश था उसमें ज़्यादातर जो लोग अधिकारी रहते तो क्या थे वह फारसी भाषा को जानते थे। जब तक खुले तौर पर वंशावलियों में परिवारों और इतिहास लेखन में मराठी का प्रयोग को प्रोत्साहित न किया जाने लगा। यानी जब कहते हैं जब तक मराठा जो साहित्य है यानी मराठा जो वंशोलिय थी जो परिवार थे उनके लिए जब तक मराठी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक वो सब क्या थे भैया फारसी भाषा में चीज़ें लिखे। यानी कह सकते कि मराठा जो राजवंश था वहाँ पर जो दरबारी थे जो अधिकारी थे ज़्यादातर फारसी भाषा के बारे में जानते थे। जब तक मराठी को प्रोत्साहित नहीं किया गया था तब तक कह सकते हैं कि मराठी में इतिहास लेखन बहुत ही कम किया गया था। सुमित गुहा जिन्होंने 17वीं शताब्दी में बखरों की सामाजिक उत्पत्ति का अन्वेक्षण किया है, यानी जो सुमित गुहा है उन्हें 17वीं शताब्दी में क्या होता है बखरों की उत्पत्ति के बारे में बताया था। यह सुझाव देते हैं कि स्थानीय घटनाओं या सुमित गुहा कहते हैं कि जो बखर है यह बताते हैं कि यह स्थानीय घटनाओं और जानकारियों को दर्ज करने वाला तथ्यात्मक विवरण का उदय है। आधिकारिक तंत्र की शक्ति को एक दोहरे संदर्भ में कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो बखर है वो क्या होता है उसमें स्थानीय घटनाओं तथा जानकारियों को दर्ज किया जाता है तथ्यों के अनुसार, जिसको आधिकारिक तंत्र की शक्ति के रूप में बताते हैं। प्रथम मराठा शासन ने 1650 के अंतिम में सीमांत क्षेत्रों पर विजय पाने के बाद स्थानीय घटनाओं को जुटान। कहते हैं जब पहला मराठी जो शासन था वह भैया क्या था 1650 के दशक में, जब उसने मराठी शासन ने अपने कुछ क्षेत्रों पर विजय पाई थी उसके बाद जानकारियों को जुटाना शुरू किया ताकि किसी क्षेत्र विशेष के करों की दरों तथा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में सूचनाओं को एकत्र किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक विवरण और स्मृति लेखन वंशानुगत अधिकारियों द्वारा लिखे जाने लगे। द्वितीय अतीत का कारण है कि मध्यकालीन महाराष्ट्र के कानूनी कचहरियों में पैतृक संपत्ति को लेकर के यहाँ पर हाँ पर जो सुमित गुहा हैं, सुमित गुहा क्या बता रहे हैं कि जब पहला मराठा शासक ने 1650 में विजय प्राप्त की थी तो उसने अपनी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसकी सूचनाओं को एकत्र कराने के लिए उन्होंने जो लिखवाए थे एक प्रकार का वो क्या था भैया बखर ही था। द्वितीय अतीत का विवरण जो है मध्यकालीन महाराष्ट्र में जो कानूनी कचहरी थी उसमें पैतृक संपत्ति के संबंधी जो कानूनी के विवाद को निपटान के लिए क्या थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, पुरातन देखो यहाँ पर करें पुरातन होने के विचार में इन विवादों का समाधान का रास्ता दिखाया क्योंकि वह राज्य के भीतर अधिकारियों की घोषणा का एक उल्लंघनीय बन गए थे। इनकी रचना परिवारों द्वारा भूमि के अनुदान तथा पदों को सुरक्षित करने के लिए मराठा प्रशासन के साथ समझौता हेतु किया गया था। ये विवरण भूमि अनुदान तथा संबंधी लेन देन का साक्ष्य देने के अलावा महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में व्यापक तथा प्रस्तुत करने का प्रतिपक्ष था। ये प्रतिकूल दावों को भी प्रतिवाद किया जा सकता है। स्थानीय विवादों की जनसुनवाई
जैसा कि आंद्रे बिंक ने संकेत किया है, अधिकांश सभाओं में या मजलिसों में इत्यादि में होती। अधिकांश जो विवादों की सुनवाई होती थी भैया कहाँ पर होती थी? सभाओं में या मजलिस का मतलब है एक प्रकार की जो सभा होती थी उसमें होती थी। इन न्यायिक प्रक्रियाओं ने परिणाम स्वरूप विरासत में मिलने वाली अधिकारिता के संदर्भ में एक विमर्श को जन्म दिया। इस प्रकार बखर नृजातीय गौरव ने इन विवरणों को सार्वजनिक सभाओं द्वारा पुष्टि की जाती है, जिनमें से विभिन्न धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल होते थे, जो स्थानीय ज्ञान पर चर्चा करने तथा नया रूप प्रदान करने के लिए क्या होते थे? एकत्र। यानी जो सभाएं होती थी, जो समूह में जो मंच होता था, जो व्यवहार होता था या विचार विमर्श होता था, उन सभी विचार विमर्श को कह सकते हैं। मराठा में जो कहते हैं राजा के द्वारा जो विचार विमर्श होता था, उन सभी चीज़ों को क्या होता था? बखर में लिखा जाने लगा। यानी जो पूरे वाद विवाद होते थे उन सभी चीज़ों को क्या इनके लिखना शुरू इन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब इसमें हम देखेंगे इसका जो आपका नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर देखिएगा, स्वरूप, विषय वस्तु और सीमा रेखा में क्या बता। देखो क्या है स्वरूप इसका, यानी बखर का स्वरूप कैसे है, विषय वस्तु और सीमा रेखा के बारे में देखते हैं। स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना 1650 के दशक में, नहीं कहते स्वतंत्र मराठा जो राज्य था उसकी स्थापना कब होती है? 1650 के दशक में हुई थी। इसने व्यापक ऐतिहासिक आख्यानों को सृजन करने की परिश्रम पैदा, नहीं कहते हैं कि 1650 में जो स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना होती है तो उसने जो व्यापक घटनाएं थी उनको आख्यान थे उनको सृजन करने के लिए परिस्थितियों को पैदा किया, जो स्थानीय तथा क्षेत्रीय घटनाओं के आपस में अतीत को जोड़ करके लिख सकते थे। यानी जब 1650 में भैया स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना होती है तो मराठा शासकों ने जो ऐतिहासिक आख्यान थे या जो परिस्थितियां थी, जो स्थानीय तथा घटनाएं थी, उनको आपस में जोड़ करके अतीत का उपयोग करते थे, जिनमें में अधिकांश का सार्वजनिक सभाओं में प्रमाणीकरण हुआ था। नहीं कह सकते कि जो वो लोग जो आख्यान लिखते थे, जो परिस्थितियां थी, जो घटनाएं थी, उनको उन्होंने लिखा था और इन सभी का सार्वजनिक सभा में क्या प्रमाणीकरण किया जाता था। जब मराठा शक्ति का 1670 के दशक में विस्तार हुआ, दैनिक और साप्ताहिक आधार पर खबरों का आदान प्रदान, नहीं कह सकते हैं 1650 में जब मराठा शक्ति बढ़ती है और मराठा का विस्तार हुआ तो साप्ताहिक और दैनिक भैया डेली और सप्ताह में एक बार अखबार खबरों का आदान प्रदान जो होता था दिन प्रतिदिन प्रशासन में नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण। यानी जो मराठा शासन होता था भैया उसमें जैसे जैसे मराठा बढ़ते हैं, मराठा की शक्ति होती है, वैसे वैसे खबरों के लिए कह सकते हैं कि या डेली जो चीज़ें होती थी, जैसे प्रशासन में क्या हो रहा है, नीति निर्माण के लिए क्या हो सकते हैं जो आदान प्रदान था, यानी खबरों का आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। 18वीं शताब्दी तक मराठी भाषा कुलीन, यानी 18वीं शताब्दी का अगर आप देखेंगे जो मराठी भाषा थी वह कुलीनों की भाषा तथा अधिकारी वर्ग का विस्तार के लिए महत्वपूर्ण थी। यानी 18वीं शताब्दी आते आते जो मराठी भाषा थी वह कुलीनों की भाषा बन गई, अधिकारियों की भाषा बनती और उपमहाद्वीप में इसके विभिन्न भागों में विस्तार। यानी मराठी भाषा धीरे धीरे महाराष्ट्र के जो कुलीन वर्ग थे या जो शासन में जो लोग थे, जो अधिकारी लोग थे, उनके साथ साथ विभिन्न भागों में फैल जाती है। इससे इस क्षेत्रीय राज्य के प्रमाणिक विवरणों को लिखने में की आवश्यकता जमी। जो कह सकते हैं कि जो मराठी शासन था वह धीरे धीरे बढ़ रहा था, या मराठी जो इतिहासकार थे या कह सकते हैं कि जो कुलीन लोग थे या जो अधिकारी तंत्र था, वो मराठी भाषा जो थी वह विभिन्न जगहों पर फैले थी, बढ़े थी। इसलिए मराठी भाषा में जो विवरण थे, जो प्रमाणिक चीज़ें थी, उनको लिखने की आवश्यकता को उसने क्या किया, जन्म दिया। बखर को अधिकांशतः गद्य रूप में लिखा गया। यानी अगर हम बखर की बात करें तो बखर आपके लिए इंपॉर्टेंट था। बखर को अधिकांशतः क्या किस रूप में लिखा गया, गद्य में लिखा गया। इसकी प्रधान शैली किसी विशेष मामलों के संदर्भ में एक कनिष्ठ अधिकारी द्वारा वरिष्ठ लिखे गए पत्र के रूप में, यानी ये जो बखर होते थे या बड़े अधिकारी के द्वारा, छोटे अधिकारी के द्वारा लिखे गए ज़्यादातर पत्र होते थे। यह विवरण कई पृष्ठों तक फैले हुए हैं। यानी जो बखर होता है भैया, इसके जो लिखा जाता है, इसके जो विवरण होते हैं बड़े बड़े या फैले हुए होते हैं। कई प्रकार की भाषा, यानी बखरों में कहते हैं कई प्रकार की भाषाई प्रभाव को हम देख सकते हैं। स्थानीय मराठी कहावत, फारसी प्रशासनिक शब्दावली तथा संस्कृत के मुहावरों के साथ साथ घुली मिली। यानी जो बखर, उसमें बखर में क्या होता है भैया, मराठी में कहावतें भी लिखी हैं, फारसी में प्रशासनिक शब्दावली भी देखने को मिलती है, तथा संस्कृत के मुहावरों का भी प्रयोग क्या होता है, बखरों में हमें देखने को मिलता है। इनमें से कई रोजानामा प्रशासनिक मामले, यानी इसमें से कई सारे जो पेज हैं, कई सारी जो चीज़ें हैं, प्रशासनिक जो मामले होते हैं उनकी जानकारियों से भरे पड़े हैं। यानी कह सकते हैं कि जो बखर होता है उसमें क्या होता है भैया, प्रशासन क्या है, प्रशासन को चलाने के लिए जो दिशा निर्देश है, जो जानकारियाँ उनसे भरे पड़े हैं। इसमें तथ्य और कथाएं भी, नहीं कह सकते बखर में भैया जो तथ्य होती, जो कथाएं होती हैं, इनको भी शामिल किया गया है। पौराणिक दंत कथाएं भी, यानी बखरों में क्या भैया, पौराणिक दंत कथाएं भी शामिल की गई हैं। दैवीय हस्तक्षेप तथा शारीरिक शक्ति की नाटकीय कथाएं,
अगर कह सकते हैं जो बखर है उसमें दंत कथाएं भी शामिल की गई हैं, दैवीय हस्तक्षेप भी शामिल किया गया है, शारीरिक शक्ति की नाटकीय कथाओं को भी प्रशासनिक तथा सैन्य प्रक्रियाओं को के साथ साथ भी बखर में लिखा गया। इनमें यह नजर डालती हैं। एक प्रकार से बखर के एक विवरण को प्रस्तुत करने के लिए, यानी बखर के एक विवरण को प्रस्तुत करने के लिए वर्णात्मक ढांचे यानी वर्णनात्मक ढांचे का प्रयोग किया जाता है तथा अखबारों के रिपोर्टाज के स्वरूप में आपस में, यानी जो अखबार होते हैं उसमें जो उसका रिपोर्टाज स्वरूप होता है उस प्रकार से क्या होता है कि बखर जो होती है उनको लिखा जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या हमारा रहेगा समय रेखा, यानी बखर जो है कौन कौन सी समय रेखा में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले समय रेखा में क्या देखेंगे, आरंभिक मराठी बखर 16वीं शताब्दी का है, यानी सबसे पहला जो बखर लिखा गया था वह यानी मराठी में जो गद्य लिखा गया था वो कब लिखा था भाई मेरे, 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। लेकिन उनमें से अधिकांश की रचना जैसे हमने देखा 17वीं शताब्दी में की गई है से 19वीं शताब्दी तक हुई थी। यद्यपि कुछ विद्वानों ने इनके मूल को पहले से भी काल में स्थापित किया है। कामाकर का सुझाव है कि महिकावती बखर गद्य और पद्य, यानी कह सकते हैं कि कुछ बखर अगर हम कुछ बखरों की बात करें तो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखे गए। यानी जो बखर है वो ज़्यादातर क्या होते थे भाई मेरे, वह किस में लिखे जाते थे, गद्य में लिखे गए। लेकिन कुछ जो बखर है क्या होते हैं वह गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। चुनी हुई बखरों की सारणी, यहाँ पर क्या दी गई, कुछ जो बखर हैं उनकी सारणी दी गई है। क्या यहाँ पर इन्होंने जिस प्रकार की टेबल बना रखी है, टेबल आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, दी गई है टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ये जो टेबल बनाई गई है ये टेबल क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम। इसमें क्या है, कुछ चुनी हुई बखरों की सारणी दी गई। तो पहले देखो बखर का नाम, लेखक, शैली की विशेषता या किस राजा या किस शासक के अंतर्गत लिखी गई थी। यानी बखर का मतलब होता मराठी में लिखे गए, जो भैया मराठी में जो लिखा जाता था, ठीक है, मराठी में जो गद्य लिखे जाते थे, यानी साहित्य जो लिखा जाता था, राजा की जो शैली है कैसे, उसी को बखर बोला जाता था। सबसे पहली जो हमारी बुक है क्या है, बखर है, सभासद बखर है। यह 1694 में लिखी गई थी। कृष्ण जी अनंत सभासद जो थे उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसकी शैली क्या है, शिवाजी के प्रारंभिक, यानी इसमें अगर देखोगे जो पहली बखर है सभासद जो बखर है, शिवाजी के प्रारंभिक जीवन शैली या शैली से यानी कि प्रारंभिक जीवन से लेकर के उनके पूरा जीवन का वृत्तांत है। और शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम के द्वारा इसको अधिकृत किया गया था, यानी इसको मान्यता मिली थी। दूसरी जो हमारी बखर है चिटनिस है, मल्हार रामराव चिटसिन यानी द्वारा की क्या ये द्वारा लिखी गई। साहू द्वितीय के सतारा दरबार के वरिष्ठ लेखक थे। शिवाजी की जीवनी परख पर विश्लेषण भोसले वंश का क्रमवंश इसमें बताया गया है। और साहू जी जो थे इसके द्वारा इस बखर को किया गया था, अधिकृत किया गया था, प्रमाणित किया गया है, इस बखर को प्रमाणित किया गया। अगली जो हमारी बखर है पेश ब्यांची बखर है, क्या है, पेश ब्यांची बखर है। कृष्ण विनायक सोहिनी यानी क्या है, कृष्णा जी विनायक सोहिनी इनके द्वारा लिखी गई है। पेशवा की अधिकारी हैं और पेशवा का इतिहास जो 18वीं शताब्दी में वंशावली विवरण तथा मराठा की शक्ति के विस्तार के बारे में बताएं। यानी पेश व्यांची जो बखर है उसमें कह सकते हैं कि पेशवाओं के इतिहास के बारे में बताया जाए, जो 18वीं शताब्दी में वंशावली तथा मराठा शक्ति के, यानी कह सकते हैं पेश व्यांची जो बखर है उसमें मराठा जो थे कौन से पेशवा थे, यानी पेशवाओं के इतिहास के बारे में बताया गया है और पेशवाओं की शक्ति का विस्तार कैसे हुआ है या उनका विश्लेषण कैसा, उसके बारे में पेश व्यांची बखर हमें बताती है। भाऊ साहेब बांची बखर है, क्या है, भाऊ साहेब जो बांची जो बखर है उसके अगर देखोगे पानीपत का जो युद्ध हुआ है, यानी मराठाओं के साथ जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है 1661 में जो होती है उसका विवरण इसमें दिया गया है। 18वीं शताब्दी के अंतिम हिस्से को बताती है। और पानीपत का जो युद्ध हुआ है किसके द्वारा, मराठाओं का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, मराठाओं को अंग्रेजों का जो युद्ध हुआ पानीपत की जो लड़ाई 1761 में, उसका इसमें विवरण दिया गया है। उसमें बताया गया है महादंजी सिंधे, इसका क्या इन्होंने प्रमाणित किया है। ये जो मुख्य बखरे हम उनसी के बीच में बात करेंगे। सेठ गवाकर क्या है, सेठ गवाकर जो बखर है उसको विनय लक्ष्मण भावे द्वारा लिखा गया है या उन्होंने लिखा है। और हमारी जो लास्ट बखर है महकावती जो बखर है इसको केशवचार्य जी ने और नायक राव जी द्वारा लिखा गया है 12वीं से 16वीं शताब्दी तक, यानी कह सकते हैं 12वीं से 16वीं शताब्दी तक क्या है जो
कोंकण क्षेत्र का इतिहास बताया गया, यानी 12वीं से 16वीं शताब्दी तक जो कोंकण का जो हमारा क्षेत्र है उसके इतिहास के बारे में, इस बखर के बारे में क्या बताया गया है, लिखा गया। ये टेबल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर टेबल को ही आप अगर अच्छे से याद कर लेते हैं बखरों के बारे में, तो आप इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि बखरों के बारे में जो सभासद है, चिटनीस है, या पेश व्यांची जो बखर है, भाऊ साहेब बांची है जो है, सेठ गंवाकर जो बखर है, महाक्तवाक्षी जो बखर है, इन सभी बखरों के बारे में किसने लिखा है या इसमें क्या बखरों में क्या लिखा गया। तो यही आपके लिए जो टेबल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टेबल को लिख लेते हैं तो उससे भी आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सभासद बखर को देखते हैं। राजा राम ने सभासद बखर के रूप में शिवाजी की जीवनी को लिखने का आदेश दिया था। यानी राजा राम ने शिवाजी के जो द्वितीय पुत्र थे उन्होंने किसको भैया क्या सभासद बखर को लिखने का, यानी शिवाजी की जीवनी लिखने का आदेश दिया था, जिसे कृष्णाजी अनंत सभासद द्वारा 1694 में रचा गया था। इसमें राजा राम को संबोधित पत्र के रूप में लिखा गया है। इसकी शुरुआत अहमदनगर निजाम के दरबारी मोजी शिवाजी के दादा तथा सेवा में मराठा राज की स्थापना का वर्णन होता है। शिवाजी की मृत्यु के साथ इसका, यानी कह सकते हैं कि जो सभासद जो बखर है इसमें शिवाजी के बारे में बताया गया है। शिवाजी का पूरा विवरण है, उनके जन्म से लेकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसके सभासद बखर के बारे में बताया गया है। और सभासद जो बखर उसमें शिवाजी के बारे में सारी बातें लिखी गई हैं। इसकी शुरुआत उस पृष्ठभूमि से होती है जिसमें 1618 से दशक में संकट को जन्म दिया था, जिसका परिणाम स्वरूप मराठा राज्य का उदय के रूप में निकलता है। एक प्रकार यह बखर प्रारंभिक रूप में चिन्हित तथा केंद्रीय प्रश्न पर व्यवस्था पर पूर्ण चयन है। यह ऐतिहासिक समस्याओं को समझने तथा विश्लेषण करने के लिए ये क्या करती है, जो बखर है वो बताती है। यानी शिवाजी के पूरे जीवन को जिस बखर ने बताया उसको हम क्या कहते हैं, सभासद बखर है। अगली जो हमारी बखर है चिटनीस है। चिटनीस बखर क्या होती है, मल्हार राव राम शिवाजी चिटनीस द्वारा शिवाजी की जीवनी पर यह 1 शताब्दी बाद नहीं कहते थे, शिवाजी की जीवनी पर क्या भैया ये भी लिखी गई बखर है, या लगभग 1 शताब्दी के बाद लिखी गई बखर है, जो इस शासक के उदय में दैवीय हस्तक्षेप के दावों को बताती है। यानी कहता है कि जो शिवाजी का जो उदय हुआ एक प्रकार का दैवीय हस्तक्षेप था, इस दावे को स्थापित करने का इस बखर ने प्रयास किया है। इसमें यह संकेत मिलता है कई वर्षों तक विदेशियों के शासन के बाद शिवाजी छत्रपति ने अपने ज्योंत तथा असाधारण अभियानों के माध्यम से राज्य की पुनर्स्थापना, नहीं कहते कि कई वर्षों तक मराठों पर क्या था भैया, विदेशियों का आक्रमण था, और शिवाजी ने असाधारण अभियान के द्वारा क्या था, मराठा राज्य की पुनर्स्थापना की है। यानी चिटनीस बखर में इस चीज को बताया गया है। शिवाजी के पूर्वजों की वंशावली के पौराणिक मूल तथा मूल्यों को चिन्हित करने की पेशकश की गई। यद्यपि यह पौराणिक आचार शास्त्रीय सांचे के अनुरूप में एक आदर्श चरित्र तथा नैतिक आचरण को ग्रहण करने का प्रयास दिखाई देता है, तब भी इसमें कई तर्क दिए हैं जो विश्लेषण तथा संसार को सत्य में, नहीं कह सकते कि शिवाजी ने किस प्रकार से एक मराठा राज्य की स्थापना की थी और उसमें किस प्रकार से दैवीय सिद्धांत को बताया गया है। उस चिटनीस बखर में इन सभी चीजों की क्या जानकारी दी गई। बखर क्या था, मैंने कई बार आपको बखर क्या भैया, मराठी गद्य में लिखे गए क्या होते हैं, ऐतिहासिक आख्यानों को ही क्या बोला जाता है, बखर बोला जाता है। चिटनीस बखर हो गई। उसके बाद हम दूसरी हमारी जो बखर रहेगी भाऊ साहेब बांची बखर है। क्या गया, भाऊ साहेब बांची बखर है। भाऊ साहेब बांची बखर को पानीपत के युद्ध में, यानी पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसके कई दशकों के बाद लिखा गया था। यह अहमद शाह अब्दाली के अफगान फौजों के समक्ष मराठों की पराजय को, नहीं अहमद शाह जो अब्दाली था उसके सामने जो अफगान फौजें थी उसके सामने जो मराठों की पराजय हुई थी उसके बारे में बताती है। यह पराजय के कारणों की पहचान 1750 से लेकर के 1761 के बीच राजनीतिक गठबंधनों के बीच होने वाले परिवर्तनों को कहती है। यानी कहती है कि जो मराठा 1761 की जो लड़ाई हारते हैं उसका कारण क्या है कि 1750 से लेकर के 1761 तक जो राजनीतिक गठबंधन हुआ था उनमें जो परिवर्तन आया था, यही परिवर्तन क्या होता है कि मराठों की हार का कारण बनते हैं। इसमें मध्य भारत में शिंदे होलकर के बीच प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा तथा मुगल दरबारियों, अवध के नवाब या राजपूतों, जाटों के बीच राजनीतिक संबंधों के तंत्र में बदहाली स्थिति को भी शामिल करती है। पेशवा और उसके भाई भाऊ साहब जो मराठा सैन्य बलों के सेना नायक थे, व्यक्तिगत
कूटनीतिक गलतियों तथा सैन्य रणनीतियों को धराशाही हो गई है, जिन्होंने मराठा शक्ति को नष्ट कर दिया है, से हस्प नहीं कह सकते कि 1761 जो पानीपत की लड़ाई है, उस 1761 में पानीपत की लड़ाई में मराठाओं के हार के बारे में भाऊ साहेब बांची जो बखर है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है और डीप में बताया, और बताता है कि मराठा इसमें क्यों हार जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तक राजनीतिक परिस्थितियां क्या है, राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण क्या होता है, मराठाओं को पानीपत की जो लड़ाई होती है 1761 में उसमें हार का सामना करना पड़ता है। यह सब भाऊ साहेब भांजी बखर में, इसका क्या बांची बखर में पूरी तरीके से बताया गया है और इसमें उसका क्या किया गया, वर्णन भी किया गया है। ठीक है, अगली जो हमारी बखर है क्या है, उस बखर देखेंगे माहिक वातिची बखर है। देखो इस बखर का सूक्ष्म अध्ययन सुमित गुहा ने मराठा काल से पहले बखरों के सामाजिक उत्पत्ति के तर्कों को मजबूत करते हैं। इस बखर की रचना का उद्देश्य केशवाचार्य द्वारा विस्तार से बताया गया है। नायक रावा देवल मरंड के एक स्थानीय वंशानुगत अधिकारी श्री देवी जगदम्बिका महाराष्ट्र की रक्षा का स्वप्न आया था। उन्होंने उत्तरी कोणार्क क्षेत्र में सभी स्थानीय अधिकारियों और ब्राह्मणों की गोष्ठी बुलाने पर उन्होंने महाराष्ट्र धर्म के विषय में जागरूक करने का आदेश दिया। इस गोष्ठी का आयोजन इस क्षेत्र में मोंछल शासन की शुरुआती से ठीक पहले हुआ है। इसका इरादा स्वधर्म तथा महाराष्ट्र धर्म की रक्षा का, नहीं कह सकते कि महिका वाचती जो बखर है उसमें क्या है, महाराष्ट्र धर्म यानी महाराष्ट्र का धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, उसके बारे में बताया गया है। और इस बखर में अगर आप देखोगे तो क्या बताया गया, इस बखर में किसका वर्णन किया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें भैया आप इस बखर को अगर आप पढ़ेंगे और अगर ये आप इस बखर को अगर आप देखें, कोंकण का जो क्षेत्र है, कोंकण का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के बारे में क्या है, विस्तार से बताया। यानी हमारा जो कोंकण का इलाका है, ठीक है, महाराष्ट्र में क्या एक इलाका कोंकण का इलाका, उस कोंकण के इलाके के बारे में जहां बताया गया, वहां पर जो महाराष्ट्र धर्म की रक्षा करने के लिए जो आह्वान किया गया था, जो सभा बुलाई गई थी, उस सभा के बारे में बताया गया है यानी इस बखर में। और इस बखर में उसका डीपली से विस्तार किया गया और डीपली से हमें देखने को मिलता है। अगला जो हमारा रहेगा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, संरक्षण लेखत्व और प्रमाणिकता। यानी जो ये बखर लिखी जाती थी इनका संरक्षण कैसे होता था, इसमें लेखत्व कैसे है और इनकी प्रमाणिकता कितनी है। बखर विवरण उस कानूनी अधिकारी तंत्र की दुनिया में उदित हुए, यानी बखर जो है उस कानूनी तथा अधिकारी तंत्र की दुनिया में उदित हुए थे जो दक्कन में समय के साथ विकसित हुए थे। यानी जो भैया दक्कन में समय के साथ जो परिवर्तन होते थे उन सभी परिवर्तनों को, विकास को क्या होता है, इन बखरों में लिखा गया है। बखर इतिहास लेखन की एक केंद्रीय विशेषता है। नहीं, बखर क्या है, इतिहास लेखन की एक केंद्रीय विशेषता है जो मराठा राजनीतिक परिवेश को बताती है। यानी मराठा राजनीतिक परिवेश को वैधता के दाव के सामने रखती है तथा उसको आलोचनात्मक स्वरों को भी दुनिया के सामने चित्रित करती है। यह चित्रणों, घटनाओं तथा परिणामों पर भी टिप्पणी करती है। बीच तनाव की उपस्थिति को मराठाओं की जो दक्कन के में समय समय जो परिस्थितियां बदल रही थी उनको बताती है तथा राजनीतिक परिवेश के बीच में उसकी बाध्यता के दाव को बताती है। मराठा साम्राज्य के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी जो होती है इस बखर में हमें बखरों में देखने को मिलता है। और ये बखरें क्या है उनके बारे में बताती हैं और बखरों से ही सारी जानकारी, मराठाओं क्षेत्रों के बारे में जो जानकारियां होती हैं वह हमें मिलती हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जितना मैं बता रहा हूँ आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है बखर। आलोचना और महत्व क्या है, यानी जो बखर होती है इनका महत्व क्यों है और इनकी आलोचना क्यों की गई है, ये रीजन देखेंगे। यानी जो बखर है उनकी आलोचना और महत्व कैसे होता है। देखो 200 से कुछ अधिक बखर समय के प्रतिकूल मार से बचे रह गए। यानी अगर 200 बखरी की बात करें तो वह प्रतिकूल तथा बखर जो है समय की मार से बचे रह गए। उनमें से अधिकांश का मराठा इतिहास के आधुनिक विद्वानों द्वारा 19वीं शताब्दी में संपादन या मुद्रण किया गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में बखरों का यह प्रस्तुतिकरण और पुनः प्रस्तुतिकरण इसके अधिकांश संपादकों की विचारधारा की ओर झुकाव को कभी मुक्त नहीं रहा। इस प्रकार बखरों का कोई भी पाठ उनके आधुनिक संपादकों तथा मूलभूत जो इनकी सर्वना थी उनको आवश्यक बताता तथा उनकी ऐतिहासिक पुनर्निर्माण की संभावनाओं को और ध्यान दिया जा सकता है। प्रख्यात इतिहासकार बीके राजवांडे ने बखरों का विवरण ने उनकी अतिशोक्ति, यानी कहते जो बखर है उनकी अतिशोक्ति, अनैतिकता, कालक्रम को भ्रम तथा
कल्पनापूर्ण कथाओं के प्रति प्रेम को की आलोचना की। नहीं कहते हैं कि जो बखरों में लिखा गया हो काल्पनिक है, यानी कहते हैं काल्पनिक है या अतिशोक्ति, यानी कह सकते हैं कि भैया इसको बताते हैं कि बढ़ा चढ़ा करके बखरों में लिखा गया। अधिकांश बखर विश्लेषक शासकों और सरदारों के बीच निष्ठापूर्ण जुड़ाव का प्रदर्शन करते हैं, यानी अधिकांश जो बखर में जो लोगों ने लिखा उस बखरों में बताते हैं कि जो सरदार हैं, जो शासक हैं, उनके बीच में क्या है, एक निष्ठापूर्ण प्रदर्शन या निष्ठापूर्ण जो स्वभाव उसको बताते हैं। उपनिवेशिक काल में इतिहासकारों ने बखरों को पक्षपातपूर्ण झुकाव को बताया, यानी उपनिवेशिक काल के जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जो बखर हैं वह एक प्रकार का पक्षपातपूर्ण झुकाव बताते हैं तथा एक कमी के रूप में देखते हैं, जिन्होंने वृत्तांत में तारीखों तथा कालक्रम के प्रति उपेक्षा की है। सभासद बखर मराठा राज्य की स्थापना के संदर्भ में उपलब्ध सबसे पुराना विवरण है। इसकी शक्ति को एक नवीन श्रद्धा तथा प्रशंसा के योग्य प्रस्तुत करता है। इसमें बल शिवाजी के नेतृत्व को शुरू हुई केंद्रीय प्रवृत्ति की बाध्यता को भी बताया गया है। जैसे हमने पहली बखर में जैसे जाना था, तो बखरों के बारे में अगर आप देखोगे तो इन बखरों को लेकर के इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद बने गए और बखरों को लेकर के क्या है, उनकी प्रामाणिकता को भी साबित कई बार किया गया। यानी कह सकते हैं इतिहासकारों को लेकर के काफ़ी मतभेद है कि बखर में जो लिखा गया वो बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है या एक्स्ट्रा लिखा गया है, या जिनकी अतिशोक्ति नहीं की जा सकती, या इनमें राजाओं के बारे में, या कह सकते हो मराठा जो शासक है या मराठा जो राज था उसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को बताया गया है या बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को लिखा गया है। यानी बखर क्या है, एक प्रकार से है मराठी भाषा में यहाँ के राजा कैसे थे, शासक कैसे थे, यानी 200 से ज़्यादा गद्य में लिखे गए जो मराठी काव्य हैं उन्हीं को बखर कहा जाता है। और इस प्रकार जो बखर है आपका पूरा रहा है, क्या है, बखर हो गया। बखर के बाद क्या है, बुरंजियाँ। बुरंजियाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, 11.7 में क्या है आपका बुरंजियाँ। बुरंजियाँ भी बहुत है, पहले समझ लो बुरंजियाँ होती क्या हैं। बुरंजियाँ कहते हैं, देखो असमिया भाषा में लिखी गई जो साहित्यिक कृतियाँ होती हैं, नहीं असम भाषा में भैया जो असम का जो साहित्य है, असम का जो राजनीतिक साहित्य है, उसको जब लिखा गया तो उसी को क्या बोला जाता है, बुरंजियाँ बोला जाता है। ठीक है, देखो गद्य तथा पद्य में लिखी गई बुरंजियाँ की संख्या में अधिक और आकार में विस्तृत हैं। यानी कहते हैं जो बुरंजियाँ भैया वह गद्य और पद्य दोनों भाषाएं में लिखी गई। बुरंजियाँ क्या होती हैं, असमिया भाषा में लिखे गए क्या है, साहित्यिक कृत होते हैं, उन्हीं को बुरंजी बोलते हैं। और यहाँ गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में बहुत सारी बुरंजियाँ लिखी गई जिनका अधिक आकार विस्तृत है। पूर्वी तथा दक्षिणी क्या है, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया में ऐतिहासिक दस्तावेजों को संकलन की यह परंपरा अन्य सांस्कृतिक परंपराओं के साथ अहोमों द्वारा लाई गई थी। यानी बुरंजियों की जो परंपरा थी या जो बुरंजी जो है वह दक्षिण और मध्य पूर्व एशिया में जो ऐतिहासिक जो दस्तावेज थे, यानी जो ऐतिहासिक दस्तावेज थे उनको संकलित करने के लिए या उसको लिखने के लिए सांस्कृतिक परंपराओं के साथ साथ अहोमों के द्वारा लाई गई थी। यानी जो बुरंजी है किसके द्वारा लाई गई है, अहोमों के द्वारा लाई गई। जब वो असम के क्षेत्र में आए उन्होंने इस देश के इस भाग में ऐतिहासिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। यानी अहोमो जो थे उन्होंने क्या किया था, असम के बारे में, असम का जो आसपास के क्षेत्र था वहाँ के ऐतिहासिक चेतना में महत्वपूर्ण उन्होंने अपना योगदान दिया। ताई अहोमों की पुरानी लेखन प्रणालियों पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी, अतः आधुनिक समय के इतिहासकारों के लिए इन्हें पढ़ पाना दुष्कर कार्य है। यानी कह सकते हैं जो पुरानी ताई अहोम की जो पुरानी लेखन प्रणाली है क्या बहुत ज़्यादा भैया विकसित नहीं है, और मौजूदा समय के जो इतिहासकार हैं वो कई सारी जो पुरानी बुरंजियाँ उनको पढ़ नहीं सकते, यानी क्या है बहुत ही कठिन कार्य है। जहाँ असम के इतिहासकारों ने पूर्व औपनिवेशिक समय में असम के इतिहास की चर्चा करते हैं, विशेष रूप से अहोम शासन की शुरुआत भाग में की गई है। कई अनामों लेखकों द्वारा लिखित बुरंजियों का संदर्भ दिया गया है। इनके श्रेणीकरण की पद्धति को लेकर के किसी भी तरह से स्पष्टता नहीं दी गई। तथापि जो बुरंजियाँ दो प्रकार की थी, जो बुरंजियाँ होती हैं क्या भैया, दो प्रकार की थी। यानी बुरंजी क्या है, दो टाइप की। पहली बुरंजी का सरकारी इतिवृत्त जो राजा अहोम साम्राज्य की साथ संबंध रखते हैं, यानी अहोम के अधीनस्थ यानी राजनीतिक व्यवस्था को समझाने की सहायता करते हैं। यानी पहली जो बुरंजी होती है वह सरकारी होती है, यानी शासक द्वारा या राजा के द्वारा जो लिखाई गई जो बुरंजी होती है, कह सकते हैं जो साहित्यिक इतिहास होता है, राजा या शासक द्वारा साहित्यिक जो इतिहास लिखा जाता है। अहोम साम्राज्य जो अहोम साम्राज्य था उससे संबंधित जितनी भी बुरंजियाँ हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को समझाती है बताती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ऐतिहासिक वृत्त वाली बुरंजियाँ। दूसरी जो बुरंजी होती है भैया पारिवारिक और विद्वानों की बुरंजियाँ। दूसरी क्या है, पारिवारिक बुरंजियाँ हैं और जो विद्वानों की बुरंजियाँ हैं, जिससे अहोम की सामाजिक संस्कृति यानी पहले क्या करती हैं, जो पारिवारिक और विद्वान जनों की बुरंजियाँ हैं क्या करती हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक यानी क्या है जो सामाजिक सांस्कृतिक पहलू होते हैं उनके द्वारा बारे में बताएं। ये बुरंजियाँ क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली क्या है,
इतिहास यानी सरकारी इतिवृत्त होता है, जिसमें ओहोम जो राजा ओहोम जो साम्राज्य है उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताती है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। दूसरा होती क्या है, पारिवारिक और विद्वानों की बुरंजिया। इसमें क्या होता है, ओहोम जो साम्राज्य था उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बताने वाली बुरंजिया थी। यानी बुरंजिया दो प्रकार की होती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, सरकारी बुरंजियाओं में प्रमुख राजनीतिक घटनाओं से संबंधित सामग्री होती है। जो सरकारी बुरंजियां होती हैं उसमें क्या था, राजनीतिक घटनाक्रम कैसे होते हैं उनसे संबंधित जो सामग्री होती है या उनके जो चीजें चर्चा उसकी सटीक जानकारी, तिथि और नामों तथा युद्धों का वर्णन किया जाता है। यानी कूटनीतिक दूतों द्वारा लिखे गए गुप्तचरों के आवेदन यानी सरकारी बुरंजियों में हमें देखने को मिलता है या बताते हैं। ठीक है, ये जो सरकारी बुरंजियां होती हैं उनमें इस प्रकार की चीज़ों को लिखा जाता है। यानी सरकारी जो बुरंजियां होती हैं उसमें जो राजनीतिक घटना है, जो चर्चाएं हैं, जो सटीक चिट्ठियां होती हैं, नाम है, युद्ध का वर्णन है, संधियां, कूटनीतिक दूत, गुप्तचरों के द्वारा लिखे गए पत्र और अन्य सरकारी जो दस्तावेज होते हैं वह सरकारी बुरंजियों में बहुमूल मात्रा में हमें देखने को मिलता है। कुछ अन्य प्रकार के लेखन ओहोम के सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं पर भी रोशनी डालते हैं, जैसे दरबारी कुलीनों की वंशावली कैसे है, पुरोहितों का वर्ग कैसा है, पुरोहित वर्ग कैसा है, राज परिवार कैसा है, इसमें महारानी की भैया जीवन शैली कैसी है। इतिवृत्त ने स्वयं घटनाओं को देखा है। यद्यपि बुरंजियों के लेखकों का नाम बिरले ही मिलते, यानी जो बुरंजी के जो लेखक हैं उनका नाम बहुत मुश्किल से मिलता, बिरला ही मिलता। केवल ओहोम शासन के अंत में जाकर के बुरंजियों में लेखकों का नाम देखने को मिलता है। यानी जो बुरंजी के लेखक होते थे उनका नाम बहुत ही कम मिलता था, पता ही नहीं चलता था इस भैया इस गद्य को, यानी इस असमिया भाषा में लिखे जो ऐतिहासिक कृतियां हैं इनको किसने लिखा, किसने नहीं लिखा है। यानी जब ओहोम शासन का अंत होता, अंत में क्या होता, बुरंजियों के जो लेखक होते हैं उनका हमें नाम देखने को मिलता है। काशीनाथ द्वारा रचित ओहोम बुरंजी के रूप में प्रकाशित होने वाला पहला इतिवृत्त था। यानी कह सकते कि पहला जो ओहोम बुरंजी थी उसमें जाकर के हमें पता चलता है इसको काशीनाथ जी ने लिख रखा। यानी ज़्यादातर जो बुरंजियाँ होती थी उसमें पता ही नहीं चलता उसका लेखक कौन है कौन नहीं है। यानी बुरंजियाँ दो प्रकार की होती है जैसे मैंने बताया है, और ज़्यादातर जो बुरंजियाँ होती थी उसमें पता ही नहीं चलता था उसको किसने लिख रखा है किसने नहीं। एक सरकारी इतिवृत्त वाली बुरंजी है, दूसरी हमारी बुरंजी जैसे मैंने बताया था, दूसरी बुरंजी किस प्रकार की होती है, हमारी जो पारिवारिक और विद्वानों के द्वारा लिखी गई बुरंजियां होती हैं। ठीक है, इतना आपके लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ओहोम शासन के अंतिम चरणों तथा असम में ब्रिटिश शासन की स्थापना का साक्षी रहा है। यानी जो ओहोम है, ओहोम शासन जो था अंतिम चरणों में, यानी ओहोम शासन का जब अंतिम चरण आया था तो असम में क्या था भैया, अंग्रेजों का शासन वहां पर आ गया था, उसका साक्षी होता था। इसके बाद में व्यापक पाठक वर्ग को लाभार्थी मूल रूप में बिना आधिकारिक परिवर्तन किए यश द्वारा संतापित किया गया। असम के इतिहास तथा प्राचीन अध्ययन के विभाग पर प्रकाशित करवाया गया। असम बुरंजियों के इस विस्तृत संस्करण में ओहोम शासन की शुरुआत से लेकर के 1826 के असम के ब्रिटिश कब्जे तक के, नहीं कह सकते कि असम पर जिस प्रकार ने अंग्रेजों में कब्जा किया था उसमें हम कह सकते हैं कि जो असम बुरंजी है, असम बुरंजी के बारे में इन सभी चीज़ों को बारे में बताया गया है। काशीनाथ की प्रारंभिक असम बुरंजी ओहोम राजा पुरंदर सिंह, यानी जो ओहोम के राजा कौन है, स्वर्गदेव पुरंदर सिंह तथा उनके अधिकारियों के दिशा निर्देशों तथा निरीक्षण के अधीन में लिखी गई। यानी जो असम बुरंजी है उसको भैया किसने लिखा है, उसको अगर मैं से असम बुरंजी किसके द्वारा लिखी गई, पुरंदर सिंह के द्वारा ही लिखवाई गई। किसने लिखा है भैया, इसको पुरंदर सिंह ने लिखवाया था असम बुरंजी का। ठीक है, अगले देखो बुरंजी, सबसे अब कुछ जो बुरंजियाँ उनके बारे में देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बुरंजियाँ। तो सबसे पहली जो हमारी बुरंजी, क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ें आती हैं, कुछ बुरंजियाँ जो हैं जिनके नाम, पहले क्या हमारे देवधाई बुरंजी क्या होती है भैया, देवधाई बुरंजी क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि देवधाई बुरंजी क्या होती है। देखो, देवधाई यानी पुरोहितों बुरंजी को ओहोमों की प्राचीनतम लिखित पांडुलिपि माना जाता है। यानी जो पुरोहित होते थे वह सबसे पुरानी बुरंजियों में से क्या देवधाई बुरंजी को माना जाता है। इसमें मुख्यतः सृष्टि संबंधी के जो मिथ हैं तथा कथाओं का होना है। यानी जो देवधाई बुरंजी है क्या, वो ब्राह्मणों के द्वारा यानी पुरोहितों के द्वारा लिखी गई है, जिसमें सृष्टि संबंधी, यानी भैया हमारा जो सृष्टि है, जो संसार है, इसका निर्माण कैसे किया गया है, इसके संबंधित मिथ और कथाओं का वर्णन है। देवधाई वर्णित ओहोमों की उत्पत्ति की कथा ऊपरी वर्मा के शासन लोगों के द्वारा बताते हैं। यानी देवधाई जो बुरंजी है, ओहोमों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में देवधाई बुरंजी के बारे में बताया गया है, और अंततः समानता रखती है।
इसका अन्य रूपांतरण ब्राह्मण यानी देवधाई जो बुरंजी है उसका रूपांतरण किसने किया है, ब्राह्मणों के द्वारा किए गए संशोधन के साथ हुआ है। उस प्रक्रिया को समझाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओहोम जिसने ओहोम हिंदू समाज हिंदू प्रभाव के परिणामों से गुजर रहा है, एक राज्य स्थापित करने का कहते हैं, किंतु स्वर्ग को त्यागने को तैयार नहीं है। उसने अपने दोनों पुत्रों ज्येष्ठ राजकुमार तथा कनिष्ठ राजकुमार को अपने अनुचर के साथ एक लोह तथा स्वर्ण की है। यानी देवधाई जो बुरंजी है वो कह सकती हो ओहोम जो शासन है, ओहोम शासन की स्थापना कैसे हुई थी उसमें हमें क्या होता है, देवधाई बुरंजी में देखने को मिलता है। यानी देवधाई बुरंजी क्या है भाई मेरे, कि ओहोम शासन की स्थापना कैसे हुई है या सृष्टि संबंधित जो मिथ है, जो कथाएं हैं उनके बारे में हमें देखने को मिलता है। देवधाई बुरंजी जो है ज़्यादातर क्या है भैया, पुरोहितों के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखी गई बुरंजी उसको हम क्या बोलते हैं, देवधाई बुरंजी के रूप में हमें जाना जाता है या इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हिंदू शैली की परंपराओं का यूज किया गया है, जिसमें देवधाई मुख्य देवता की पहचान हिंदू देवता से करते हैं। यानी देवधाई बुरंजी में क्या है, देवताओं की पहचान की गई, हिंदू देवताओं के बारे में बताया गया है। तथा देवधाई जो बुरंजी है अगर इसमें देखेंगे मादा हाथी नर हाथी के जोड़े के 300 घोड़े तथा के साथ घर से निकाला है। सोमदेव की यह मूर्ति बाद में ओहोम शासक के स्वर्गदेव पुरंदर सिंह के पास थी जब 1829 में बंगाल में शरणी। नहीं कह सकती देवधाई जो बुरंजी है वह ओहोम शासन कैसा था, ओहोम शासन के बारे में विस्तार पूर्वक क्या होती है, वर्णन करती है। ओहोम शासन की जो स्थापना होती है उसके बारे में पूरा जो इतिहास है वह हमें देवधाई बुरंजी जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। देवधाई असम बुरंजियों का संपादन यश के द्वारा किया गया है, जो अनाम लेखकों के द्वारा रचे गए। यानी देवधाई जो बुरंजी उसकी रचना किसने की है, या अनाम नाम यानी देवधाई बुरंजी के बारे में बहुत ज़्यादा पता भी नहीं चलता है। देवधाई जो बुरंजी है वो 4 इतिवृत्तांतों का संकलन है। यह ओहोम वंश की उत्पत्ति के वर्णन से, यानी जो देवधाई बुरंजी क्या है, ओहोम जो वंश था उसकी उत्पत्ति के वर्णन से शुरू होती है और प्रथम राजा के तक का वर्णन करती है। जो पहला राजा था उसके वहाँ तक का वर्णन करती है, जिसकी अपनी बीमारी के कारण क्या होता है, कोंकरा राजा भी कहा जाता है। इसके साथ ही देवधाई असम बुरंजी शासक वंशों में ओहोम के शुरुआती ऐतिहासिक यात्रा का भी चर्चा करती है। ठीक, यानी कह सकते हैं पहला जो राजा था उसके बारे में क्या करती है, यह बताते हैं। देवधाई बुरंजी ही ओहोमों के प्रमुख उड़ीसा जनजातियों के साथ, यानी देवधाई जो बुरंजी है उसमें से हमें पता चल रहा जो ओहोम थे उनका जो प्रमुख पड़ोसी जनजाति थी क्या थी, वो असम थी, असम के थे। ठीक है, असम के बारे में बताती है। देवधाई जो बुरंजी है ओहोमों के प्रमुख पड़ोसी जनजातियों के साथ, यानी कह सकते हैं जो ओहोम थे वो क्या थे, जो जनजातियां होती थी उनके साथ जो संबंध है यह हमें देवधाई बुरंजी में ही जानने को मिलता है। देवधाई बुरंजी में हम इनको देखते हैं। अब देवधाई बुरंजी यहाँ पर लिखा भी गया, देवधाई बुरंजी में आप देख भी सकते हैं कैसे भैया लिखा गया है इसको, तो देवधाई बुरंजी में ये लिखा गया है, फिर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया देवधाई बुरंजी। अगली जो हमारी बुरंजी है कामरूपुर। ठीक है, अगला क्या है, कामरूपोर बुरंजी। देखो सूर्य कुमार सुभयान द्वारा कामरूपरो बुरंजी की पुरानी बुरंजिया पांडुलिपियों का संपादन किया है। यह प्राचीनतम असम जिसे कामरूप कहा जाता है, यानी प्राचीन जो असम था उसके बारे में यहाँ पर, जिसे भैया असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप ही है। ठीक है, उसी को कामरूप बुरंजी कह सकते हो, का ऐतिहासिक वृत्तांत है। तथा असम तथा कूच बिहार में मुगल शासन, यानी जो असम था जो बिहार था वहाँ पर मुगल जो शासक थे उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया था, इस संघर्ष को कामरूप बुरंजी के हम कह सकते हैं। इन पांडुलिपियों में कामरूप अनुसंधान समिति तथा गुवाहाटी के अमेरिकी मिशन को संग्रहित किया है। असम बैरिस्टर मिशन के संग्रह में शामिल पांडुलिपियों की पहला प्रकाशन 1853 में पहली बार असम पत्रिका में हुआ है। इस प्रकार यह संग्रह जिसमें 11 अध्याय कामरूपरो जो बुरंजी उसमें क्या है कि भैया 11 अध्याय शामिल है। ऊपरी असम में सदियों से लेकर के ब्रह्मपुत्र है जो प्राचीन काल से संबंध रखते हैं, जिसे हिंदू कामरूप के रूप में बताया गया है। तथा मध्यकाल में कामरूप के क्षेत्रों में ओहोम के शासनकाल तथा विदेशी तथा बाहरी मुसलमानों के आगमन की सूचना भी ब्रिटिश आगमन की जानकारी मिलती है। इस बुरंजी के बड़े हिस्से में मुगल ओहोम युद्ध, यानी कह सकते हैं इस जो बुरंजी है इसमें क्या बड़ा शासन क्या है, जो मुगल हैं तथा जो ओहोम है युद्ध के बाद लिखी गई है। ओहोम राजपूतों द्वारा बाहरी प्रभाव से मिश्रित शब्दावली के समझा जा सकता है, लेकिन 18वीं शताब्दी के आखिरी हिस्से में अगर देखोगे तो 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत हुई थी उस बुरंजी में विशुद्ध असमिया में है, जिसमें बाहरी प्रभाव को देखने को नहीं मिलता। बहरहाल नए शब्दों के प्रयोग उभरने के प्रयोग में जानकारी मिलती है। विशेषकर इस क्षेत्र का संकेत करने के लिए असम, आसाम, ओसोम
अखोम इत्यादि शब्दावली, यानी असम जो शब्द है, असम का जो यानी जो कामरूप है, बाद में ही इसी को हम असम के रूप में जानते हैं, असम के यानी कामरूप बुरंजी के रूप में जाना जाए। कामरूपरो बुरंजी का पहला भाग प्राचीन असम के यानी प्राचीन असम के बारे में शासकों का उल्लेख करता है और गौड़ के धर्मपाल के शासन बनने का उल्लेख है। नहीं, वहां पर गौड़ शासन था ना, वहां के जो पहला शासक था धर्मपाल का भी उल्लेख करता है। उसके दरबार में सेवा हेतु बहुत से ब्राह्मण समुदाय का आवागमन होता था तथा प्राचीन असम में ब्राह्मण की पहली लहर के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसमें अनंत ब्राह्मणीय परंपराओं को फैलाया है। एक ब्राह्मण की कहानी के रूप में दिलचस्पी है। इन आख्यानों को कामाख्यान मंदिर की उपासना की प्रकृति और निचले असम के रूप में ब्राह्मणों के आगमन को प्रभावित किया। मध्यकाल में असम में गयासुद्दीन बलवन के अभियान के क्षेत्रों में विध्वंस तथा हानि को भी में बताया गया। कामरूपरो बुरंजी उच्च स्तरीय मान जाता है, क्योंकि यह मध्यकाल में असम की ऐतिहासिक स्थानों तथा समसामयिक जो दृष्टि है उसको भी हमें क्या करती है, उपलब्ध करवाती है। कामरूपरो बुरंजी को अलग महत्व प्रदान है, क्योंकि इसके बाद उपलब्ध अहोम शासकों की सैन्य तथा राजनीतिक रणनीतियों तथा सत्ताधारी अभिजातों के साथ असम के लोगों में मजबूत देशभक्ति की भावना, यानी जो ये बुरंजी है क्या होती है, कामरूपो बुरंजी है। कामरूप यानी अंग्रेजों ने किस प्रकार से वहां पर किया, या मुगल जो शासक हैं किस प्रकार से उन्होंने असम पर कब्जा किया, या जो अहोम के जो शासक हैं और कह सकते हैं कि मुगलों के साथ जो उनका युद्ध था उसके बारे में कह सकते हैं कामरूप बुरंजी में विस्तृत रूप से बताया गया है। अगली जो हमारी बुरंजी है पादशाह बुरंजी, यानी पादशाह यानी बादशाह जो बुरंजी, देखो यह पुनः यश के भयान ही थे, जिन्होंने पादशाह बुरंजी यानी दिल्ली के शासकों का इतिवृत्त को अपने मूल रूप में संग्रह करके अंग्रेजी में एक अमुख तथा प्रस्ताव के रूप में इसका प्रयोग किया है। 1935 में कामरूप अनुसंधान समिति के द्वारा इसका प्रकाशन करा। पादशाह बुरंजी असम के मुस्लिम इतिहास कारक है, यानी जो पादशाह जो बुरंजी है असम के जो मुस्लिम इतिहास के लिए एक मूल्यांकन स्रोत है, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण तरीके में शोध तथा भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश आगमन से पूर्व जोड़ती है। असम हमेशा ही मुसलमानों के आक्रमण की योजना में शामिल रहा। जो असम होता था भैया उसमें हमेशा ही मुसलमानों के आक्रमण की योजना में शामिल रहा। कामरूप पर अधिकार करने का पहला प्रयास 1205 में मोहम्मद बख्तियार यानी 1600 क्या होता है कि असम पर अधिकार करने का जो पहला प्रयास किसने किया था, 1205 में मोहम्मद बख्तियार द्वारा किया गया था, जो एक खिलजी तुर्क था। उत्तरी गुवाहाटी के एक अभिलेख के अनुसार अभियान में प्राकृतिक आपदाओं का कारण क्या होता है, सफल रहा। जब मुस्लिम सेनाओं ने उफानी नदियों ने अपने समझ लिया, यानी जो असम में किस प्रकार से यानी मुस्लिम शासकों ने यानी मुसलमानों ने किस प्रकार से असम पर आक्रमण किया था या असम को जीतने का जो प्रयास किया था, उसको हमें पादशाह या बादशाह बुरंजी में देखने में, यानी असम के ऊपर कह सकते हो कि जो मुस्लिम शासकों ने जो सारा आक्रमण किया था, या असम या कह सकते हो कामरूप असम को जीतने का जो प्रकार से प्रयास किया था उसका जो विवरण क्या है वह हमें पादशाह या बादशाह बुरंजी में हमें देखने को मिलता है। इस पादशाह बुरंजी के तथ्यात्मक भागों के अन्य स्रोतों के साथ रख कर के जोड़ा जाता है, जिसमें मुस्लिमों के आक्रमण की गाथाएं, यानी इसमें जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनकी गाथा का बखान करते हैं। इसमें भारत के उसके शासन को सुदृढ़ करना तथा मनसबदारी जैसी प्रशासनिक प्रणाली, यानी कहते हैं कि जो पादशाह जो बुरंजी उसमें मनसबदारी तथा कह सकते हैं कि मुसलमानों का जो सुदृढ़ शासन होता है तथा नई प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत होती है। इसमें मुगलों के आगमन का कालक्रम भी ढंग से वर्णित है। इसमें मध्यकालीन भारत में घटित होने वाली घटनाओं को भी योजनाबद्ध तरीके से लिखा गया है। यानी जो देखो इसमें क्या है, जो पादशाह जो बुरंजी इसमें बादशाह औरंगजेब, मीर जुमला, नयाब दिलेर के साथ अन्य के साथ पत्रों को भी आदान प्रदान इसमें देखने को मिलता है। पादशाह बुरंजी की कुछ पांडुलिपियों में पाई जाने वाली उर्दू मिश्रित फारसी भाषा भी हमें बुरंजियों के समय विशेष की उपस्थिति को बताती है, यद्यपि यह प्रवृत्ति बाद में समय में देखने को नहीं मिलती। यानी असम पर किस प्रकार से देखो, असम पर किस प्रकार से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला किया था, उन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने असम पर जिस प्रकार से हमला करते हैं उस का जो सारा विवरण है वो क्या है, वह पादशाह या बादशाह बुरंजी में हमें देखने को मिलता है। 1205 में जिस प्रकार से पहला मुस्लिम आक्रमण होता है और फिर आगे चल करके दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं या मुगलों ने जिस प्रकार से असम पर या मुस्लिम आक्रमणकारियों ने किस प्रकार से असम पर हमला करते हैं और किस प्रकार से असम को जीतने का प्रयास किया है, वह हमें पादशाह या बादशाह बुरंजी में देखने को मिलता है, जिसमें उसका विवरण किया गया है। अगला त्रिपुरा बुरंजी है। अगली जो हमारी बुरंजी क्या है, त्रिपुरा बुरंजी। देखो त्रिपुरा बुरंजी का संकलन
1724 में 2 असमिया राजदूतों यानी कंडली समर तथा अर्जुन दास बैरागी द्वारा, यानी जो त्रिपुरा बुरंजी है उसका जो संकलन यानी इसको जो लिखा गया था भैया वो 1724 में 2 असमिया राजदूत थे उनके द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने स्वर्गदेव रुद्र दमन ने त्रिपुरा के राजदूत के रूप में भेजा गया था, जो त्रिपुरा के साथ अहोम संबंध के इतिहासों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके साथ ही मुगल भारत पर भी एक नया प्रकाश डालती है, यानी जो त्रिपुरा बुरंजी है उसको आप कह सकते हो कि जो स्वर्गदेव रुद्र हैं शासक हैं उनको तथा अहोम के संबंधों को बताती है त्रिपुरा बुरंजी, तथा भारत पर मुगल कैसे शासन करते उसको भी त्रिपुरा बुरंजी में लिखा गया है। त्रिपुरा बुरंजी मूल पांडुलिपियों के विभिन्न कूटनीतिक संचारों तथा अंतर संवादों तथा अहोम और तथा त्रिपुरा के बीच घटित हुए 14 अध्याय हैं। एक और तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में मौजूद परस्पर संवाद को भी बताती है, तथा दूसरी ओर अहोम शासक की पुरानी समस्याओं के बाहर अपने प्रभाव को विस्तृत करके महत्वाकांक्षा को भी इस बुरंजी में बताया गया है कि दोनों राजपूतों को 1714 में तापोर यानी त्रिपुरा के राजा रत्नमाणिक के दरबार में भेजा था। मुगलों के विरुद्ध हिंदू शासकों के संघ के निर्माण के उद्देश्य से गोगोई पादशाह बुरंजी का इस प्रकार से असम की बुरंजियों में एक विशेष स्थान है, यानी जो पादशाह बुरंजी है उसमें कह सकते हो कि असम की बुरंजियों में विशेष स्थान है जो इस क्षेत्र की बाहरी दुनिया के साथ को जोड़ती है। त्रिपुरा बुरंजी को विद्वानों ने इसे निहित जानकारी की प्रकृति के कारण या एक यात्रा वृत्तांत के रूप में देखा है, क्योंकि इनमें दोनों पक्षों के बीच में हुए संवादों को सरकारी वृत्तांत के साथ ही लोगों तथा स्थानों की रीतियों का भी वर्णन है। इसमें लेखक ने त्रिपुरा बुरंजी की अपनी यानी त्रिपुरा बुरंजी क्या है भैया कि एक प्रकार से जो पूरी त्रिपुरा बुरंजी है कह सकते हो कि किस प्रकार से मुगलों ने भारत पर अटैक किया था, किस प्रकार से मुगलों ने भारत पर आक्रमण करके भारत को जीता था, या त्रिपुरा पर किस प्रकार से मुगलों का शासन था, उस सारी चीज़ों को कह सकते हो त्रिपुरा बुरंजी में हमें देखने को मिलता है और त्रिपुरा बुरंजी में हम उन चीज़ों को देखते हैं। इसको लेखकों ने त्रिपुरा की अपनी यात्रा और वहाँ से वापसी के दौरान पढ़ने वाले स्थानों का नहीं कहते त्रिपुरा बुरंजी में कहते हैं। जो त्रिपुरा बुरंजी के लेखक है उन्होंने जिस प्रकार से त्रिपुरा की यात्रा की थी, त्रिपुरा में जो चीज़ों को देखा था उन चीज़ों का क्या करते हैं वह वर्णन करते हैं या वह उन चीज़ों को उन्होंने बताया है, यानी इसको वृत्तांत के रूप में यानी यात्रा वृत्तांत के रूप में हम त्रिपुरा बुरंजी को कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यह इतिवृत्त बाद में अहोम काल में यात्रा दस्तावेज के लिए नहीं कह सकते हैं कि जो त्रिपुरा बुरंजी है इसको हम यात्रा वृत्तांत या यात्रा दस्तावेज के रूप में मार्गदर्शन कर सकता है, या इसके त्रिपुरा बुरंजी को हम क्या कर सकते हैं यात्रा बुरंजी या कह सकते हैं यात्रा वृत्तांत के रूप में हम इसको बताया जा सकता है या कहा जा सकता है। ठीक है, फिर तुंग खुंगिया बुरंजी देखो यह अहोम के आखिरी शासक के वंश के इतिहास को बताती है तथा जिसका समापन ब्रिटिश की संधि के साथ हस्ताक्षर नहीं कहते हैं कि जो अहोम के जो आखिरी शासक हैं उस शासक के बारे में बताती है, तथा अहोम जो शासन साम्राज्य था उसका जब समापन होता है जब ये क्या करते हैं मुगल के साथ इनकी संधि हो जाती है, यानी कह सकते हैं कि अहोम शासन तथा मुगल साम्राज्य में जिस प्रकार की संधि होती है उसको तुंग खुंगिया बुरंजी में बताया गया है। तुंग खुंगिया ने असम में 1661 से लेकर के 1626 तक के 145 वर्षों के शासनकाल को इसमें बताया गया। इसमें इतिवृत्त के मूल लेखक श्रीनाथ ने बताया है, जिसमें तुंग खुंगिया बुरंजी को मार्च 1804 में संकलित करना है। कह सकते हैं कि जो तुंग खुंगिया जो बुरंजी है 1804 में इसको इन्होंने लिखा था, संकलित किया था। यद्यपि इस संकलन को केवल तुंग खुंगिया काल के उत्तरार्ध यानी 1751 से लेकर के 1708 के काल तक वृत्तांत को शामिल किया, लेकिन उस समय की जटिल राजनीतिक तथा यानी कह सकते तुंग खुंगिया बुरंजी जब लिखी जा रही थी तो उस समय की जटिल जो राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्था जो प्रवृत्तियां थीं उनको भी समझ पाने के लिए इनमें लिखा गया है। इसके प्रथम राजा गदर सिंह के अधीन तथा इसकी स्थापना से उथल पुथल भरे काल का भी वर्णन किया है। इसमें 11 वर्षों का लंबा संकट काल को इस तुंग खुंगिया बुरंजी में असम में जो 11 वर्षों का लंबा जो संकट काल आया था उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। इसका परिणाम आने वाले समय में अहोम शासन के क्रमिक रूप को कमजोर पड़ जाने पर हुआ है। यह अहोम के इतिहास
के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के यानी कह सकते हैं यह असम का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसको हम तुंगखुंगिया बुरंजी में देख सकते हैं। तुंगखुंगिया वंश से पहले अहोम राज्य का अत्यधिक संकट की स्थिति में था, क्योंकि इसके अत्यधिक महत्वाकांक्षी मंत्री जो थे, विशेष रूप से जो लोग थे, उन्होंने बंगाल के सूबेदार को नायब मंसूर खां के साथ मिलकर के स्वयं प्रभु संपू बनने की कोशिश की थी। तत्कालीन राजा पर्वतीय राजा को अपदस्थ करके सभी संभावित प्रतिस्पर्धियों को खत्म करके उन्होंने आयोग बना करके अर्थात अंग भंग करके उन्होंने अंगों की क्षति पहुंचा करके, क्योंकि अहोम शासन के अनुसार केवल शारीरिक दोष मुक्त तथा सक्षम शारीरिक धारण के कारण करने वाला राजकुमार ही शासन नहीं कर सकता है। उसने सत्ता तथा राजा के प्राधिकार का अपहरण कर लिया। इस अराजक परिस्थितियों में राजकुमार के आतंक के कारण छुपाकर भागना पड़ा। उसकी पत्नी उसकी पत्नी थी जो राजकुमारी जयमती को भी बंदी बना लिया गया था। जयमती की कहानी असम की बुरंजियों में सर्वाधिक व्याख्यान है, जिसमें असमी मस्तिष्क पे गहरी छाप छोड़ी है। ठीक है, तुंगखुंगिया बुरंजी इस राजवंश के शासन के दौरान मुख्यतः राजाओं तथा उनके समय का विवरण बताती है, लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण घटनाओं को भी वर्णन करती है। जैसे वर्मा संकट के, यानी तुंगखुंगिया जो बुरंजी है, वर्मा में जिस प्रकार का संकट था उस संकट को बताती है, तथा वहाँ के राजाओं और राजवंशों में किस प्रकार का संकट था उसको भी तुंगखुंगिया बुरंजी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अंतिम अहोम शासक कि वर्मा लोगों के साथ युद्ध करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता लेने की मंजूरी, किंतु अंततः परिणाम 1822 में याराबाडू की संधि के द्वारा एक विदेशी सत्ता के हाथ की अपनी प्रभुसत्ता गंवा दी थी। देखो, तुंगखुंगिया बुरंजी में क्या कहता है कि जो अहोम शासन था, ठीक है, जो अहोम साम्राज्य था, ये अंग्रेजों के साथ क्या होता था, 1826 में इनकी संधि हो जाती है, यानी असम जो है वह अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। यानी अंग्रेज क्या था, एक संधि के द्वारा जो असम प्रदेश था उसको कह सकते हैं कि जो पूरा अहोम साम्राज्य था उसका क्या था, अंग्रेजों के साथ विलय हो जाता है। और असम की जो आखिरी बुरंजी है इसका विवरण यानी तुंगखुंगिया बुरंजी में इस चीजों को बताया गया। और असम का जो पूरा इतिहास है वह हमें असमिया भाषा में लिखी गई, जो ये सारे ग्रंथ होते जिनको हम बुरंजी कहते हैं उनमें लिखा गया है और उनमें बताया गया। यानी असम का जो पूरा इतिहास है इन सभी हमें जितनी बुरंजियों का हमने जिक्र किया इन सभी बुरंजियों में देखने को मिलता है और विस्तार पूर्वक इसमें जिस प्रकार से हम देखने को कहते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो इसको कर लिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।